क्या हाल है बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट एडजॉइंट, ठीक है। उससे पीछे में हमने पढ़ा था माइनर फैक्टर और कोफैक्टर। तो आपने देखा होगा सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट रहती हैं कि आपने माइनर फैक्टर से कोफैक्टर रिलेट किया और कोफैक्टर का ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, एडजॉइंट। तो उससे आपने एडजॉइंट को भी रिलेट किया। और जो इन्वर्स था आपका बेटा वो क्या था, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। देखो सारा, अगर आपने नोटिस किया, सारा चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ, डिटर्मिनेंट हमने सीखा निकालना, फिर हमने माइनर फैक्टर सीख लिए, को फैक्टर सीखे, उन दोनों को यूज़ करते हो, को फैक्टर यूज़ करते हो, एडजॉइंट सीखा। और जैसे ही आपने एडजॉइंट सीख लिया आपके लिए इन्वर्स आसान हो गया। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या था, सिंपली अगर एक बार हम यहाँ पे ब्रीफली लिख देते हैं यहाँ पे कि ए इन्वर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, जस्ट रिमेम्बरेंस के लिए। सो उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जैसे देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज़, कि अभी तक हम जो इसको मैट्रिक्स को करते हैं डिटर्मिनेंट को, इसका यूज़ क्या है, किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि कुछ लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी उनको सोल्व करना, टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हम जानते हैं अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन बेटा सोल्व होती है तो हमें क्या मिलते हैं, सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस किस तरह से होते हैं, दो तरह से होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है सॉल्यूशन, व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब सॉल्यूशन अगर है भाई, एक है, दो है, हजार है, इनफाइनाइट है, तो भी वो कंसिस्टेंट माने जाएंगे। अगर इनकंसिस्टेंट मतलब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान है, जब हम लीनियर इक्वेशन को पढ़ते थे तो हम यही कहते थे कि जहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होते थे या जहाँ पे डी जीरो होता था वहाँ तो हम कह देते थे क्या कंसिस्टेंट है, और जब लाइंस पैरेलल होती तो कहते सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकंसिस्टेंट। ऑलमोस्ट वही रूल है बट अब डिटर्मिनेंट के थ्रू देखेंगे। सो कंसिस्टेंट व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनकंसिस्टेंट व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे क्या मतलब होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बच्चे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11 माइनस 3x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 5 x प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इट्स z नॉट 3। सो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चे, ax इक्वल टू बी फॉर्म में। ठीक है, तो इससे कंपैरिजन पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज a एंड व्हाट इज b देयर। a मतलब क्या होता है बेटा, a इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो आपके पास x y z की इक्वेशन है जो सारी, उसमें x y और z के जो कोफिशिएंट्स होंगे, यानी पहली इक्वेशन के एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होंगे वो फर्स्ट रो हो गया, सेकंड वाले का सेकंड रो, थर्ड वाले से थर्ड रो। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्रिपेयर होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, ए। एक्स क्या होता है हमारा, वेरिएबल मैट्रिक्स, तो इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स वाई और जेड। और बी क्या होगा, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स। कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स जैसे कि ये है आपके पास जो इक्वल में दी जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली दिस, अब हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। तो बच्चे देखो इसके अंदर हमने क्या ए निकालना है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट क्या है इसका, 1 1 1, तो फर्स्ट रो कितनी हो गई, 1 1 1। सेकंड रो क्या है, -3 -3 1, तो -3 -3 1। फिर देखो इसमें x और z है, इसका मतलब y 0 होगा, देयरफॉर 1 0 1। x मैंने बताया था वेरिएबल मैट्रिक्स, तो x y z हमारा वेरिएबल है। b आपको बताया था क्या, 11 5 6, यानी कि जो राइट में दिया गया है। फिर देखो अब बात करते हैं कि भाई हमने ये तो पढ़ लिया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अब बात करते हैं सोल्यूशन होते कैसे हैं। ये तो पता लग गया सोल्यूशन एग्जिस्ट है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है तो निकालना भी तो पड़ेगा ना। तो निकालने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिंगुलर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर। वो आपने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा कि जब भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है। क्यों, उसका रीज़न फिर दिया गया था आपको आज ही कि क्या होता है, ए इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये नीचे वाला 0 हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। देयरफॉर अगर ये नॉन जीरो है बेटा, वो नॉन सिंगुलर है और तभी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। इसके बाद हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो बेटा सिंगुलर हो गया, तो इसका मतलब उसको ये है कि यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब ये तो हो गया कि उसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी जो आपको ए मैट्रिक्स दी गई है उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की प्रोडक्ट, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसकी प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो आती है, यानी एवरी एलिमेंट 0 0 नहीं आता, तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर एडजॉइंट ए डॉट बी क्या आ गया, 0 आ गया, तो माने जाएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसका मतलब आप क्या समझे,
जब कभी भी एडजॉइंट ए डॉट बी नॉन जीरो आया तो वो केस होगा इनकंसिस्टेंट का। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और एडजॉइंट ए बी डॉट जीरो अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट जरूर होगा। ठीक है, सोल्यूशन इनफाइनाइट है, मतलब सोल्यूशन तो है ना, हमने यही कहा जहाँ भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो कंसिस्टेंट होगा, जहाँ सोल्यूशन ही नहीं है भाई, नो सोल्यूशन, तो वो इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब आप समझ गए, जहाँ यूनिक सोल्यूशन है और जहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन है वो क्या कहलाएंगे आपके कंसिस्टेंट पार्ट, और जहाँ पे आपका नो सोल्यूशन है वो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट पार्ट। अब यूनिक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन होता किस टाइप का है बेटा? वो होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी टाइप का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। जब हम यूनिक सोल्यूशन बता रहे हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपके पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन होगा किस फॉर्म का? x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जनरल लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो x क्या होगा हमारा? एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू में बी। तो एडजॉइंट ए इंटू बी क्या है बेटा? दोनों मैट्रिक्स हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो लगभग वो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। और कंपैरिजन करके मतलब फर्स्ट यानी x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, अगर मैं कहता हूँ कि इनकी प्रोडक्ट करने पे सम a b c अगर मिल जाता है तो आप कहेंगे x a के इक्वल है, y b के इक्वल है और z c के इक्वल है। ठीक है, तो ये थ्योरी। अब कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसमें हम क्या करना चाहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस का 4, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या ले लिया हमने? सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिया। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज वी नो कैसा होता है बच्चे? ए एक्स इक्वल टू बी टाइप, जिसमें ए क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट देख लो क्या है इसमें? 2 3 3, 1 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, एक्स क्या हुआ? वेरिएबल मैट्रिक्स, तो एक्स वाई जेड। बी क्या हुआ? 5 माइनस 4 3। तो देखो अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा हमेशा? डिटरमिनेंट फाइंड करना, क्योंकि डिटरमिनेंट ही हमें बताएगा कि हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है, तो जैसे आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया एक्सपेंडिंग बाय रो 1, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपकी इजीनेस के लिए, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ठीक है, हम रो 1 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमेशा। तो रो 1 से वही सिंपली है बेटा, जब 2 के लिए देखोगे तो वही रो कॉलम छोड़ दीजिए, 3 के लिए रो कॉलम छोड़ दीजिए, काफ़ी बार हो चुका है तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो आफ्टर सोल्विंग वी गेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 40 विच इज़ नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो सोल्यूशन कैसे होंगे? यूनिक और कंसिस्टेंट। और सोल्यूशन किस टाइप के होंगे? सच दैट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसका मतलब पहले हम फाइंड क्या करेंगे? ए इनवर्स। फिर ए इनवर्स आपके दिमाग में क्लियर है क्या होता है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो है हमारे पास ऑलरेडी, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्या है? कल ही हमने पढ़ा था ए आई जे का ट्रांसपोज। तो ए आई जे मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज। सो क्लियरली यहाँ हमने डायरेक्ट दिखाया है, कल आपको समझा दिया कहता है अच्छे से। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? माइनर फैक्टर के जो सिंबल बदलते हैं, जहाँ जहाँ पे ओड आएगा, यानी 1 + 2 3 है तो सिंबल बदलेगा। लाइक A11 के लिए हमने चेक करना है तो वही रूल, रो टू कॉलम कैंसिल, इट्स 5, तो 1 और 1 इवन है तो 5 का 5। A12 हमने चेक किया तो आया -5, लेकिन ये क्या ओड है तो उसका सिंबल बदल गया +5। सिमिलरली आपने बाकी सारी वैल्यूज़ भी इस तरह से फाइंड कर लेनी है पर्टिकुलर रो और कॉलम को छोड़ते हुए। तो उसका ट्रांसपोज करेंगे बेटा। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो ये आ गया अपने पास एडजॉइंट। तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था? 40 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे ले आओ। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? सॉल्यूशन किस फॉर्म में होते हैं? x इक्वल टू ए इनवर्स बी फॉर्म में। तो x क्या आ गया बच्चे? एक्स वाई जेड। ए इनवर्स क्या आ गया? 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो रो टू कॉलम प्रोडक्ट होती है, वही पहले वही रूल कहता है, प्रोडक्ट को चेक भी कर सकते हो। इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो सेम है तो प्रोडक्ट पक्का आएगी। 3 × 1 का इसका आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या आ गया बेटा? रो टू कॉलम करो, 5 5 जा 25, 12 6 9, ये तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं इसलिए जस्ट सिंप्लीफाई किया, बचा अपने पास 22 92 -40, 40 को अंदर भेज दीजिए। इट लुक लाइक 22 बाई 40, 92 बाई 40, 40 बाई 40 बिकम 1। तो जस्ट कंपेयर करेंगे बेटा, x फर्स्ट वैल्यू, y सेकंड वैल्यू और z थर्ड वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो इससे तुम्हें पता लग गया होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता है। फिर कहता है जैसे एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है एग्जाम में क्या आता है
डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन ना देके स्टेटमेंट्स दे देता है, तो स्टेटमेंट से हमें बनाना पड़ता है। तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ लिखी नहीं हुई, इसकी स्टेटमेंट में तुम्हें वैसे बोल देता हूँ कि इसमें आपको ये मेंशन किया गया था कि अगर मान लीजिए 4 kg ऑनियन है, 3 kg वीट है, 2 kg राइस है, तो उनका रेट है 60 रुपीज़। ठीक है भाई, अगर 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस, तो इनका जो टोटल कॉस्ट है वो है 60 रुपीज़। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या किया, हमने 1 kg ऑनियन का रेट मान लिया x, 1 kg वीट का मान लिया y, 1 kg राइस का मान लिया z। तो अगर 4 kg है तो बेटा 4x, 3y, 2z, मिला के क्या बन गया 60। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, सेकंड में कितना बोला है, जब आपका क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है 4.6 का, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, बुक से लिया हुआ है। 2 kg अनियन है तो 2x हो गया, 4 kg वीट है तो 4y हो गया, 6 kg राइस है तो 6z हो गया 90। सिमिलरली 6x थर्ड इक्वेशन में है आपका, 6 kg ऑनियन है, 2 kg वीट है, 3 kg राइस है, तो 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। तो जस्ट अगेन अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता है, ठीक है, अब इतनी देर में आपको क्लियर हो गया होगा 2-3 एग्जाम्पल से, विच इज़ ax इक्वल टू बी। उसमें a क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 4 3 2, x क्या होता है 4 3 2 2 4 6 6 2 3, एंड x क्या होता है बेटा वेरिएबल मैट्रिक्स, तो इट लुक लाइक x y z, और b क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका आपको यानी आपको इसमें 1 kg अनियन, 1 kg वीट और 1 kg राइस का कॉस्ट निकाल के बताना है, यानी कुल मिला के आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करके बताना है। जैसे आपने लास्ट एग्जांपल समझा कि x इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, और फिर आपको निकाल के बताना है आपने कि इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क रहेगा, इसको करके जो भी बच्चा सॉल्व कर लेगा कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएगा, फिर चेक करेंगे आपका सही है या गलत। फिर इसमें देखो और टाइप के क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं, स्मॉल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कई बार 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीनों के बारे में हल्का हल्का बात कर लेंगे। एक तो अभी हमने बात कर लिया, जस्ट आपको इक्वेशन दी होती है सिंप्लीफाई करना। प्रॉपर्टीज है, छोटी प्रॉपर्टी, इनको दिमाग में फिट कर लेंगे। क्या है कि किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स का, एडजॉइंट अगर खुद अपने आप में एक मैट्रिक्स है, अगर उसका इन्वर्स निकालें तो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स जो होता है बेटा वो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के इक्वल होता है। यानी जो आपने ए इन्वर्स अभी आप निकालते आ रहे हो कल से लेकर आज समझ आया आपको, उसका जस्ट एडजॉइंट यानी फिर से उसका कोफैक्टर निकालना, उसका ट्रांसपोज करना, और कंप्लीट एडजॉइंट का इन्वर्स निकालना, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं कि एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स किसके इक्वल होता है बेटा, ए इन्वर्स ट्रांसपोज के। ठीक है, ए ट्रांसपोज इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स ट्रांसपोज के। फिर ये ध्यान रखना है कि ए इन्वर्स का अगर इन्वर्स दोबारा करते हो तो फिर से मैट्रिक्स ए वापस मिल जाती है हमें, कहने वाला इन्वर्स इन्वर्स दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। और ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। कई जगहों पे आपको ये ऐसा भी दिखा मिल जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कई बार सिंबल नहीं दिया होता, लिख दिया जाता है डिटर्मिनेंट, तो एक ही बात है दोनों में, आपको याद रखना है। ये जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि क्या कि अगर एडजॉइंट ए का इन्वर्स कैसे निकलेगा, बच्चे अगर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा सर, तो क्या रहता है जो एडजॉइंट ए है उसको हमने मान लीजिए बी मैट्रिक्स मान लिया है, तो एडजॉइंट अपने आप में एक मैट्रिक्स होती है, अब बी एक मैट्रिक्स हो गई है, और मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप निकालते हो कैसे निकलता है, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज, और अगर जब उसका इन्वर्स निकालना होगा तो क्या आएगा 1 बाय, क्योंकि बार बार एडजॉइंट के साथ लेके चलना है, इससे मैट्रिक्स को एक नाम दे दिया बी कि 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू इट्स एडजॉइंट, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था 2 इसमें इंपॉर्टेंट टाइप और हो जाते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में सीबीएसई में आते हैं, उनमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के 2 टाइप और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो डायरेक्ट जो आपके पास है वो तो हो गया, एक जो हम आप डिस्कस करने वाले हैं, और एक एग्जाम्पल हो रहा है जस्ट कि इसमें क्या कहा हुआ है। देखो बात करते हैं, ए एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 3 -1 2 4 5 6, पहले कहते हैं फाइंड ए इनवर्स, बेस का ए इनवर्स फाइंड करो, हैंस सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हैंस का मतलब होता है इसको यूज़ करते हो, तो इसका मतलब पहले तो इसको निकालो तभी यूज़ करेंगे। तो पहले तो सिंपल आपको एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दिया 3/3 का, उसका बेटा ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ही बताता है कि ये नॉन सिंगुलर है, नॉन जीरो आया तो, और नॉन सिंगुलर है तभी हम कह सकते हैं क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए पहले उसका एग्जिस्टेंस होनी जरूरी है। तो इनवर्स एग्जिस्ट का रूल वही बेटा, पहले कोफैक्ट ए इनवर्स क्या होता है आपके सामने 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए,
बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। तो पहले निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो A11 का कोफैक्टर वही रो कॉलम छोड़ दीजिए, A12 A13, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, आप खुद भी निकाल सकते हैं सारी, मैंने पहले निकाल के रख दिया आपके लिए। तो एडजॉइंट क्या आता है बेटा, ट्रांसपोज, यानी कि A11 यहाँ पे A12 A13, डायरेक्ट ट्रांसपोज करके रखा हुआ है कि 21 यहाँ 12 यहाँ होता है वो यहाँ लिख दिया, 13 यहाँ होता है यहाँ लिख दिया, सारी वैल्यूज आ गई। तो ये हो गया अपना एडजॉइंट। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 21, एडजॉइंट ए ये आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये तो निकल गया, बोला फाइंड ए इनवर्स, यहाँ तक तो हो गया। अब बोलता है हैंस दिस। तो ये क्या अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, तो आप पढ़ते हो ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में। ए तो ऑलरेडी आ रखा है, तो आप इसको नाम दे देंगे बी एक्स और सी। तो बी एक्स इक्वल टू सी, तो बी क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, सी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स। तो बी क्या आएगा बेटा, 1 3 4, 2 -1 5, 3 2 6। ठीक है, एक्स क्या आ गया एक्स वाई जेड, सी क्या आ गया 7 6 5। तो अगर आप इसका पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसमें, देखिएगा। तो क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, x इक्वल टू बी इनवर्स सी में। अब देखो यहाँ जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो हमने नहीं करनी है, इसलिए इसको ध्यान समझेंगे जो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, b निकाल लिया। अब इतने क्वेश्चन कराते हैं कि b इनवर्स निकालना, तो सीधा फिर वही b का डिटरमिनेंट निकाला, फिर इसका एडजॉइंट निकाला, फिर 1 बाय, उसमें सारे में उलझ जाते हैं। तो भाई फिर जो हमने पहले किया इसका तो यूज़ ही नहीं किया। जब हैंस वर्ड आया था मैंने बताया था हैंस का मतलब क्या होता है, यूज़ करना। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ए और बी मैट्रिक्स को, ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें बेटा आप, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा वो बी बन गया। यानी अगर कुल मिला के आपने जब कंपेयर करके देखा तो इसमें क्या है, जो बी है एक्चुअल में वो ए ट्रांसपोज है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन जो मैं करता CBSE में कई बार आया है कि इसमें ट्रांसपोज वाला केस रहता है। कई बार तो क्या होता है, डायरेक्ट होता है कि मान लीजिए ये 1 2 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 दिया होता है कि 1 2 y 3 z, तो सेम ही होता है। तो वो एक ही चीज़ यूज होती है, डायरेक्ट जो ए इनवर्स निकला उसी को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट इस केस में क्या है, ट्रांसपोज केस है। तो रूल वही है, आपने किया, सोल्यूशन आपको पता है क्या होता है, एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी। अब आपने जब कंपेयर किया तो यू सी जो बी है बेटा एक्चुअल में वो क्या है, ए ट्रांसपोज है। बी क्या है, ए ट्रांसपोज। जब बी ए ट्रांसपोज है तो उसका मतलब बी इनवर्स क्या होगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो सॉल्यूशन क्या था आपका, बी इनवर्स सी। तो बी की जगह पे, बी इनवर्स की जगह पे कौन आ गया बेटा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। फिर अभी जो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उसमें लिखा हुआ था ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो एक्चुअल में ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। तो ए इनवर्स तो आपने भी पहले निकाला ही है, बोला था ना हैंस यूज। तो ए इनवर्स जो आपने निकाला था उसका ट्रांसपोज कर दिया, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, इनटू में सी। तो ये कंसेप्ट जरूर याद रखेंगे। देखो बी के लिए हमने कहीं एडजॉइंट नहीं निकाला, बी ए ट्रांसपोज था, तो बी इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स हुआ। ए ट्रांसपोज का इनवर्स मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज हुआ। ए इनवर्स आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं पिछले पार्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया आपने, जस्ट उसका ट्रांसपोज किया। जो स्केलर है वो तो बाहर चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाले एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया तो चेंज हो गया। इसको सी से प्रोडक्ट कर दिया, सिंपली बेटा जस्ट प्रोडक्ट किया तो ये आ गया अपने पास वैल्यू। कंपेयर करोगे तो एक्स क्या आ जाएगा 77/21, वाई क्या आ जाएगा 0, मतलब जो वैल्यूज बचेंगी तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए रिजल्ट आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से देंगे। और जो लास्ट केस है जो CBSE में अभी लास्ट ईयर ही आया है, अभी हमारे 2019-20 वाला जो पेपर हुआ है 17 मार्च को, उसमें ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का, तो इसलिए समझेंगे इसको जरूर अच्छे से कि एक टाइप मैंने आपको बता दी कि सीधा आपको एक इक्वेशन दी है और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो सेम है। सेकंड टाइप आपको बता दी जो आपको मैट्रिक्स दी है और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया वो एक दूसरे का ट्रांसपोज है। थर्ड टाइप बेटा ये है, क्या, दो मैट्रिक्स दी हैं आपको ए एंड बी, कहता है यूज द प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिक्स टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब इन दोनों की पहले प्रोडक्ट कीजिए, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको यूज़ कीजिए इनको सोल्व करने में। ठीक है, वही हैंस वाला केस है। तो मतलब पहले तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो आपने प्रोडक्ट अब तक सीख रखी है मैट्रिक्स की बहुत अच्छे से। ए और बी की जैसे हमने प्रोडक्ट की वही रो टू कॉलम वाला केस है। तो जैसे हमने प्रोडक्ट की बेटा तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 की -2 से -9 + 6। तो इट लुक लाइक, ये जब करेंगे हम प्रोडक्ट आप देख लीजिए चेक करके, ये आ गया आपके पास आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
यानी इन दोनों की प्रोडक्ट करते, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। और आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो मैट्रिक्स के अंदर भी अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है क्या, कि वन मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ अदर। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आया तो या तो ए इनवर्स बी है या फिर बी इनवर्स ए है। दोनों में जो यूटिलाइज करना होगा तब देख लेंगे, या तो ए इनवर्स बी है या फिर बी इनवर्स ए है। अब फिर कहता है हमें सॉल्व तो क्या करना है बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन वही मैं कह रहा हूँ, पहले हमने क्या पढ़ा, ए एक्स इक्वल टू बी, बट ए और बी तो आप यूज़ कर चुके हो, तो दोनों ही अल्फ़ाबेट ले लो इनके लिए, सी एक्स इक्वल टू डी। तो सी क्या आएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आएगा उसमें, आप देखो खुद ही देखते रहो क्या आ जाएगा, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। और x क्या आ गया, एक्स वाई जेड, डी क्या आ गया 1 1 2। अब देखो यहाँ वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि सी मिला, इसका डिटर्मिनेंट निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप कहते हो क्या होता है, x इक्वल टू सी इनवर्स डी। अगर ये है तो सोल्यूशन क्या होगा, सी इनवर्स डी। तो सी इनवर्स के पीछे आप 1 बाय किसके लिए चल पड़ोगे, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ सी के इनटू में एडजॉइंट ऑफ सी ढूंढोगे, जो क्या हो जाएगा, रोंग पार्ट है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्यों, ये हमारा सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग वाला क्वेश्चन होता है अगर ये आ जाता है तो। जो आपको बेटा जब भी आपको ए दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट दी जाएगी वो हमेशा कुछ आइडेंटिटी बनेगी, और जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा ना वो हमेशा गिवन दो मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स पक्का होगी। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर कर पा रहे हैं तो जो सी मैट्रिक्स है ना आपकी, जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी है वो एक्चुअल में आपकी ए मैट्रिक्स के इक्वल है, जो आपको ए और बी दे रखी है ना प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, वो क्या है, उनके इक्वल है, कि ए मैट्रिक्स भी यही है 1 -1 2 0 2 -3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आपका सोल्यूशन क्या है, सी इनवर्स डी। अब सी किसके इक्वल है, ए के, तो सी इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स डी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही सबसे इजी पार्ट इसलिए हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपने दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट को आइडेंटिटी प्रूव किया बेटा। तो इसका मतलब जो ए इनवर्स है एक्चुअल में वो बी के इक्वल है, तो आपको कोई एडजॉइंट नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के। तो ए इनवर्स रिप्लेस किससे कर दिया, बी से, बी इंटू में डी। बी आपका गिवन मैट्रिक्स है, डी आपको भी गिवन है, जस्ट सिंप्लीफाई प्रोडक्ट किया, इनको कंपेयर किया, एक्स आ गया 0, वाई आ गया 1, जेड आ गया 3। ठीक है, तो आपने देखा प्रोडक्ट वाला केस कितना इजी है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको अच्छे से समझ लेंगे। जब भी यूज़ ऑफ मैट्रिक्स आएगा बेटा, पहले दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है, वो हमेशा कंफर्मेशन ही है कि वो हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी हो सकती है सब कांस्टेंट मल्टीपल के साथ, उसको ही मैं समझा दूंगा। कांस्टेंट मल्टीपल का मतलब होता है यहाँ पे 4 4 4 आ जाए या 6 6 6 आ जाए, बनेगा आइडेंटिटी हमेशा। तो उसका मतलब क्या होगा, वन मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ अदर। जो भी आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी उसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो पक्का है कि गिवन मैट्रिक्स के दोनों में से कोई एक होगी, या तो ए मैट्रिक्स दी होगी या बी मैट्रिक्स दी होगी। तो जब आप उसका इन्वर्स करेंगे तो उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा, और उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स का मतलब होगा सेकंड मैट्रिक्स। जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, मैं जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं, हो सकता है वो आइडेंटिटी तो आए लेकिन स्केलर मल्टीपल आए। जैसे मैंने कहा कि इसको प्रोडक्ट किया तो ये क्या आ गया, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये 4 का मल्टीपल आ गया। तो जब ये 4 का मल्टीपल आ गया तो इसका मतलब 4 आई हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, जैसे आपने कहा कि अगर ए बी इज इक्वल टू आई आता है सिंपली, तो आप कहते हो ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के, जो हमने भी यूज़ भी किया पिछले क्वेश्चन में। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर स्केलर मल्टीपल आया ना बेटा तो कुछ नहीं होगा, बस जो ए इनवर्स होगा, जो भी स्केलर मल्टीपल है वो डिवाइड में लिख देंगे कि ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, 1/4 बी के। 6 आएगा तो 1/6 बी आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर यहाँ 1/4 भी साइड में पड़ा रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए, वो लास्ट में यूटिलाइज हो जाता। ठीक है, तो इस तरह अगर क्वेश्चन आता है इसको ध्यान से समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसपोज भी और ये प्रोडक्ट भी। ठीक है, बहुत बार CBSE में आया, मैंने बोला लास्ट ईयर में भी जस्ट आके हटा है हमारे लिए, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हमारे जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर, तो वो हमेशा सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता रहा है आज तक, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, लास्ट 2-3 साल से देख रहे हैं ये चेंजेस पाए जा रहे हैं कि या तो कभी ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन आ जाता है या फिर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, जितनी प्रॉब्लम्स हुई हमने डिस्कस की हैं, फिर भी कुछ किसी का कोई प्रॉब्लम रह जाएगा तो मैंने बोला आप बताएंगे तो उसके ऊपर हम अलग से फिर से एक वीडियो आपको दे देंगे बना के, जितने भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, अच्छे समझिएगा। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।